हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बाल विकास के अंतर्गत इरिक इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, यानी इरिक इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। इरिक्सन का सिद्धांत भी सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत की तरह ही बालक के विकास की क्रमिक अवस्थाओं का वर्णन करता है, किंतु इरिक्सन के सिद्धांत में बालक के विकास के सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कुछ विशेषताएं इनकी फ्राइड के सिद्धांत के समान ही हैं तथा किन्हीं चीज़ों में ये फ्राइड के सिद्धांत से भिन्न प्रतीत होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इरिक इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इरिक्सन ने व्यक्तित्व का सिद्धांत 1963 में प्रस्तुत किया। इरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास को मनोसामाजिक या साइकोसोशियल स्टेजेज का आधार बताया है। इरिक्सन ने अपने सिद्धांत को पश्चजनक सिद्धांत यानी एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पर केंद्रित माना है, अर्थात वे गुण जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिले हैं। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल वो गुण होते हैं जो अपने पूर्वजों से हमें विरासत में मिले हैं, जिन्हें हम ट्रेट्स या शील गुण कहते हैं। इन्हीं पर आधारित इनका यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत में इरिक्सन ने अहम को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में इड पर ज़्यादा फोकस किया था, किंतु इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में ईगो को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इड और सुपर ईगो को ना के बराबर। इसलिए इरिक्सन को ईगो साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इरिक्सन भी फ्राइड के सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, परंतु इन्होंने सामाजिक कारकों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसलिए ये फ्राइड के सिद्धांत के समान होते हुए भी उसके सिद्धांत से भिन्न है। इरिक्सन ने अपने सिद्धांत में 3 गुणों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है: पूर्णता, होलिज्म, पर्यावरणवादिता यानी एनवायरमेंटलिज्म, और तीसरा है परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी। इनके अनुसार व्यक्तित्व का विकास जीवन भर होता रहता है। इन्होंने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया था, किंतु इरिक्सन ने बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी उनके जीवन काल को 8 अवस्थाओं के अंतर्गत उसका वर्णन किया है, उसका अध्ययन किया है। अब इनके सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, उनका हम देखेंगे कौन कौन सी इनके सिद्धांत के अनुसार विशेषताएं हैं। तो इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है कि इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ये अवस्थाएं यूनिवर्सल होती हैं, यानी सर्वमान्य होती हैं, हर जगह इनको माना जा सकता है। इन 8 अवस्थाओं में व्यक्तित्व का विकास विशेष नियमों द्वारा नियमित होता है, जिन्हें हम एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहते हैं। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल अभी हमने बताया था कि ये वो गुण होते हैं जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिलते हैं। तो इन्हीं एपिजेनेटिक प्रिंसिपल पर आधारित इनका ये सिद्धांत है। दूसरी विशेषता है कि प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में एक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है या एक क्राइसिस उत्पन्न होता है। अब ये क्राइसिस कब आता है? जब व्यक्ति के सामने कोई नई सिचुएशन आती है, तो एक उसके सामने एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है जो उस अवस्था की जैविक परिपक्वता यानी उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और उसकी सोशल डिमांड के इनर कॉन्फ्लिक्ट के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जो उसकी सामाजिक मांगें हैं, मनोसामाजिक संक्रांति के समय शारीरिक परिपक्वता, नई नई सामाजिक आवश्यकताओं या मांगों के मध्य जो क्रिया चलती रहती है, उनके फलस्वरूप जो अंतर्द्वंद्व उत्पन्न होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, उसे कहा गया है। यानी हर प्रत्येक विकास की अवस्था में, जो इसने 8 अवस्थाएं बताई हैं, प्रत्येक विकास की अवस्था में एक क्राइसिस की उपस्थिति होती है, यानी एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब व्यक्ति के सामने कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अगला है, प्रत्येक अवस्था में बायोलॉजिकल मैच्योरिटी और सोशल डिमांड के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने से पॉजिटिव तथा नेगेटिव तत्व एब्जॉर्ब होते हैं। अगर व्यक्ति पॉजिटिव तत्व
एब्जॉर्ब करता है तो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होंगे, और अगर वो नेगेटिव तत्व एब्जॉर्ब करता है तो ये व्यक्ति के विकास को रोकते हैं। ठीक है, यानी जब व्यक्ति के सामने क्राइसिस की स्थिति होती है तो उस समय अगर वो पॉजिटिव सकारात्मक गुणों को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका विकास अच्छी तरह से होगा। अगर वो नकारात्मक गुणों को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, या विकास जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए क्राइसिस आना बहुत ही ज़रूरी है। अगला फोर्थ है इसकी विशेषता कि प्रत्येक स्टेज में होने वाली क्राइसिस का व्यक्ति को समाधान करना होता है। यदि व्यक्ति उस स्टेज की क्राइसिस का समाधान सफलतापूर्वक कर देता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति या साइकोसोशल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जिससे उसमें सदाचार या गुणों की प्राप्ति होती है। इसे वर्च्यू कहा गया है। जो इससे एक साइकोसोशल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है उसको एक नाम दिया है वर्च्यू या गुणों की प्राप्ति होती है। और यदि वह संकट की स्थिति को दूर नहीं कर पाता है, जैसे कि अभी हमने थर्ड वाले पॉइंट में देखा था कि अगर वो पॉजिटिव गुणों को एब्जॉर्ब न कर कर नेगेटिव तत्वों को एब्जॉर्ब करता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो उसके अंदर जो साइकोसोशल स्ट्रेंथ है या जो एक एनर्जी है वो डेवलप नहीं होगी, और वो जब डेवलप नहीं होगी तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यदि वह इस संकट की स्थिति को दूर नहीं कर पाता है तो उसमें साइकोसोशल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती है और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला है, एरिक्सन ने अपने व्यक्तित्व विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को स्थान दिया है। यह इसकी प्रमुख विशेषता है। अभी तक जितने भी आपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पढ़े हैं, डेवलपमेंट थ्योरियाँ जितनी भी आपने पढ़ी हैं, उन सब में आपने देखा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का अवस्थाएं किसी ने नहीं दी है, ये वर्गीकरण किसी ने नहीं किया है। इसलिए एरिक्सन का सिद्धांत जो कि बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं को सम्मिलित करता है, ये इनके सिद्धांत की सबसे प्रमुख विशेषता है। अगला है, एरिक्सन ने मानव विकास की अवस्थाओं में विभिन्न कार्यों के अनुमोदन को मान्यता दी है जो उस समाज के लोगों द्वारा अनुमोदित होते हैं। देखिए, ये जो आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं ये भी एरिक्सन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सिद्धांत में जो इन्होंने 3R का कॉन्सेप्ट बताया है, ये भी इनका एक सिद्धांत को अपने आप में अनूठा करता है, और किसी ने भी 3R की बात नहीं की है। ये सिर्फ एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में 3R का कॉन्सेप्ट दिया है। एरिक्सन ने मानव विकास की अवस्थाओं में विभिन्न कार्यों के अनुमोदन को मान्यता दी है, अप्रूवल को। जो समाज के द्वारा अनुमोदित अप्रूव्ड बिहेवियर होता है उसको मान्यता दी है, जो समाज के लोगों द्वारा अनुमोदित होते हैं, और उसे इन्होंने 3R की संज्ञा दी है। अर्थात फर्स्ट R है कर्मकांड रिचुअल्स, सेकंड R है कर्मकांडवाद या रिचुअलिज्म, और थर्ड R है कर्मकांडवादी या रिचुअलिस्ट। मनोसामाजिक विकास की अवस्था में समाज के द्वारा स्वीकृत मानदंड मानव विकास की अवस्था को आगे ले जाने में सहायक होते हैं। ये 3R हैं। ये प्रत्येक अवस्था में जो विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं एरिक्सन में, उन 8 अवस्थाओं में बालक के विकास को नई दिशा प्रदान करता है। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को ऐसे कार्य करना पड़ते हैं जो उस समाज के वयस्क समुदाय द्वारा अनुमोदित होते हैं। यानी उन जो कार्य समाज के द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, जिनको स्वीकृति प्रदान होती है समाज में बड़े लोगों के द्वारा, ऐसे कार्य ही व्यक्ति को करना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार को ही कर्मकांडवाद कहा गया है। रिचुअलिज्म में इसी प्रकार के व्यवहार को एरिक्सन ने कहा है। कई बार कर्मकांड की बारंबारता सामाजिक विकृति उत्पन्न करती है। कभी कभी जो कार्य हमारे समाज में होते रहे हैं उनकी प्रासंगिकता वर्तमान स्थिति में उतनी ज़्यादा सही नहीं होती है, इसलिए उसकी बारंबारता, उन जो कर्मकांडवाद की बारंबारता या उसकी पुनरावृत्ति, हम बार बार उसी व्यवहार को दोहराते हैं, तो इनके कारण सामाजिक विकृति भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये थे एरिक्सन के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं।
अब हम बात करते हैं इनकी विकास की अवस्थाओं की। तो एरिक्सन ने अपनी पुस्तक, इनकी एक बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो इन्होंने 1963 में लिखी थी। इसमें मानव विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं अभी तक, एरिक्सन ने बाल विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो इनका इसी पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में 1963 में। इसमें बालक के या मानव के विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अब ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और उन अवस्थाओं में व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही।